नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मनन मिश्रा का समर्थन। बोले सेना ने 2 दिन में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से शुरू करेंगे समृद्धि यात्रा। मोतिहारी में योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दिल्ली में सियासी तूफान। प्रयागराज माघ मेला में भीषण आग, सेक्टर 5 के शिविर में 15 टेंट जलकर राख। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, गुजरात के 10,000 से अधिक टीआरबी जवानों को मनोदय बढ़ाया। दैनिक मनोदय 300 से बढ़कर 450। भाजपा नेता मनन कुमार मिश्रा ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना प्रमुख ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मनन कुमार मिश्रा ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए कहा कि हमारी सेनाओं ने मात्र 2 दिन के भीतर अपनी अद्वितीय क्षमता, साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया कि सेना की निर्णायक कार्रवाई के चलते पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और उससे समर्पण की स्थिति में आना पड़ा। मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन भारत के सैन्य ताकत, नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री की इस यात्रा को समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से यात्रा की शुरुआत करेंगे और 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया था उनका उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें मोतिहारी का बाजार, सीमित जिला एक्सीलेंस सेंटर सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी शामिल है। साथ ही वे कई नई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए गांधी मैदान में भव्य पंडाल का निर्माण भी कराया जा रहा है। डीएम सौरभ जोरवाल ने बताया कि शिलान्यास और उद्घाटन से जुड़ी सभी योजनाओं की तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं नए बाजार समिति के निर्माण को लेकर स्थानीय व्यापारियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। लमसम 64 करोड़ की लागत से जो है न कि समझिए नया से फिर इसका जो है न कि शिलान्यास हुआ है। पहले पूरी जंजर थी और जंजर होने के कारण जो है न कि बड़ी व्यापारियों को यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता था। 3 महीना व्यापार तो जो है न खराब हो जाता था। बरसात के चलते माल आता था यहाँ पर, लेकिन ग्राहक नहीं आने के कारण जो है कि माल बिकता नहीं था। उनके स्वागत के लिए हम सारे व्यापारी जो है न कि तैयार है, प्रशासन भी तैयार। मुख्यमंत्री महोदय की समृद्धि यात्रा 16 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है। बेतिया से ये यात्रा प्रारंभ होगी और उसके बाद फिर बाकी जिलों में और हमारे यहाँ भी आएंगे। इसके अंदर जो पब्लिक से संवाद उनका मुख्य एक बिंदु है, जिसपे वो सभी पब्लिक से मिलकर बात करेंगे। उसके अलावा समीक्षा बैठक है, जिसके अंदर जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा जो जिले में अन्य योजनाएं चल रही हैं जो अभी ऑनगोइंग है उनका वो निरीक्षण करेंगे। प्रगति यात्रा में जो योजनाएं ली गई थी उन सब की वर्तमान स्थिति धरातल पे क्या है उनका भी वो निरीक्षण करेंगे। हम लोगों ने कई जगह जहाँ जहाँ में हमारी प्रगति यात्रा की स्कीम है, टोटल 11 स्कीम थी, सभी जगह हम लोगों ने काम शुरू करवा दिया है। और जहाँ पे भूअर्जन की योजनाएं थी वहाँ पे भूअर्जन प्रारंभ हो गया है। रक्सौल एयरपोर्ट में जैसे भूअर्जन होना था तो वहाँ भी अभी भुगतान प्रारंभ हो गया है और बाकी सब जगह कार्य चल रहा है। जो जनसभा है वो मोतिहारी में गांधी मैदान में होगी और उसी के पास में निकटवर्ती जो प्रगति यात्रा की स्कीम है जैसे कि मोतिहारी कोटवा और ब्रिज है, इन सब का हम लोग निरीक्षण करवाएंगे। हाँ, 7 निश्चय पार्ट 1 का पार्ट था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसको भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अभी रेडी है और चालू हो गया है, तो उसको भी हो सकता है कि निरीक्षण किया जाए। बाजार समिति हमारी बनके तैयार हो गई है, वो उसका भी उद्घाटन और जिले में जो अन्य योजना है उनका भी उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली की सियासत में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुओं को लेकर हुई चर्चा के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर तीखा हमला बोला। कपिल मिश्रा का कहना है कि घटना के बाद आतिशी का सार्वजनिक रूप से सामने ना आना यह संकेत देता है कि उन्होंने यह कृत्य सोच समझकर किया है।
मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा के भीतर जब गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला की 350वीं शहादत वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चर्चा हो रही थी, उसी दौरान आतिशी ने हस्तक्षेप करते हुए आपत्तिजनक भाषण का प्रयोग किया। मंत्री ने कहा कि पवित्र और ऐतिहासिक विषय पर चल रही चर्चा में इस तरह की टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाली है। तारीख को दिल्ली की विधानसभा में एक पाप हुआ, एक ऐसा पाप जो देश के किसी भी सदन में कभी नहीं हुआ। विधानसभा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी की शहादत के 350 साल पूरे होने पर उनके सम्मान में एक चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उस दिन से लेकर आज तक नेता प्रतिपक्ष आतिशी मानलीना को यह कह दिया गया है, ऑर्डर कर दिया गया है कि तुम मीडिया के सामने मत आना, जनता के सामने मत आना, कहीं जाके छुप जाओ, भाग जाओ। और इस पाप को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आज ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले भगवंत मान जी, इस पाप के भागीदार मत बनिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त आतिशी मानलीना ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो बेअदबी है, वो गुनाह है, वो पाप है। उस शब्द का वहां पर कोई औचित्य नहीं था और जिस प्रकार से आतिशी मानलीना इसके बाद फरार हो गई हैं, गायब हो गई हैं, मिसिंग है, लापता है, उससे यह स्पष्ट है कि यह पाप जानबूझकर किया गया है। जिसने गुनाह किया वो भाग गया, वो छिप गया, वो फरार है, वो लापता है, वो मिसिंग है। उनकी हिम्मत नहीं थी कि विधानसभा का सामना करें। बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया लेकिन वो विधानसभा में नहीं आई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कैमरों का सामना करें, कि वो जनता का सामना करें और अपने आप को एकदम गायब कर लिया। असली अपराधी वो है जो गायब है, जो फरार है, जो मिसिंग है, जो लापता है। और मैं फिर कहता हूं, आपसे पाप हुआ है लेकिन आपको सच का सामना करना चाहिए, आपको विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी का सामना करना चाहिए, आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना चाहिए। भागने से आज तक कोई अपराधी नहीं बचा है। तेजस्वी यादव के हालिया बयान को लेकर बिहार की सियासत में बयान तेज हो गई है। बीते दिनों मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार की नीतियों और नियमों पर वे 100 दिनों तक कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास अब कोई ठोस मुद्दा बचा ही नहीं है जिस पर वे सरकार से सवाल कर सके। मंत्री लखेंद्र पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह दिशाहीन हो चुका है और जनता सरकार के कामकाज को देख रही है। बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान जी हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है। तेजस्वी यादव ने कहा 100 दिनों तक जो हम सरकार की नीति और नियम पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी को बिहार के जनता का कोई चिंता नहीं है और तेजस्वी यादव जी के पास में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। पहले तेजस्वी यादव जी ये श्योर करे कि अनुपूरक बजट जो बिहार विधानसभा का सत्र थी उसमें वो गायब हो गए और सामने जो बजट सत्र बिहार विधानसभा के आने वाली है उसमें तेजस्वी यादव जी आम जनता के हित में विधानसभा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा, तेजस्वी यादव जी ये बताए, जब भी किसी पर आरोप पत्र आरोप कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा आरोप साबित हो जाता है तो संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार उसे नहीं रहता है। तो कोर्ट ने तो तेजस्वी यादव जी और उनके परिवार पर आरोप साबित करने की ओर कर दिया है। तो क्या तेजस्वी यादव जी नैतिकता के आधार पर नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देंगे क्या? आरजेडी के सांसद हैं सुरेंद्र यादव। आरजेडी यादवों की राजनीति करती है शुरू से, लेकिन उन्होंने यादव को ही गाली देने का काम किया। भाई अब उन लोगों का कल्चर यही है
सुरेंद्र यादव जी को जिस परिवेश में है, जिस पार्टी में है, उसी कल्चर से है। अब आरजेडी के नेता होकर राजद आरजेडी के कार्यकर्ता को गाली दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है आरजेडी के कार्यकर्ता को इस पर निर्णय लेना चाहिए। ये थे लखींद्र पासवान जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो है आरजेडी जिस जाति की राजनीति करती है उसी जाति को गाली देती है, तो इस पर जो है कार्यकर्ता को जो है निर्णय करना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग को दुरुस्त करने के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है। इसके तहत अगर कहीं सड़क टूटी फूटी पाई जाती है या कोई नागरिक इसकी शिकायत करता है तो उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस नियम को मार्च महीने में लागू किए जाने की संभावना है। वहीं उद्योग नीति को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग नई औद्योगिक नीति पर भी सरकार काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से इंसान जब घायल होता है, इंसान बीमार पड़ता है, तो हम अस्पताल में एम्बुलेंस मंगाते हैं और उस इंसान का इलाज करते हैं। ठीक उसी तरह हमने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जो फरवरी मार्च तक ये रोड मेंटेनेंस पॉलिसी आएगा और उसमें रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। यानी हमारा रोड अगर घायल होता है, बीमार पड़ता है, तो उसको इलाज की ज़रूरत है। इसीलिए हम ठीक इंसान के तरह जब अस्पताल से एम्बुलेंस उसको आता है, तो उसी तरह रोड एम्बुलेंस हमारे रोड के बीमारी को, हमारे घायल रोड को ठीक करने का काम करेगा। और ये पॉलिसी हमारा मार्च में अगले महीने विधानसभा सेशन के बाद आ रहा है। फिर हम 6 महीने का समय देंगे कि जितने भी पथ निर्माण विभाग के रोड हैं उसका रिपेयरिंग करके उसको तैयार कर दें, और 6 महीने का टाइम पीरियड जैसे खत्म होगा फिर ये रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू होगी। और हमारे ठेकेदार पर, हमारे इंजीनियर पर ये दबाव रहे कि कहीं भी रोड बीमार नहीं रहे, इसी के लिए ये रोड एम्बुलेंस की व्यवस्था है। और अगर रोड एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंचता है तब इस इनाम की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग अलग है और ग्रामीण परिवेश अलग होता है। मैं पथ निर्माण विभाग का मंत्री हूं, तो आरसीडी की बात कर रहा हूं। मंत्री रामकृपाल यादव ने मकर संक्रांति और तेजस्वी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रामकृपाल ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, खास बातचीत की हमारे पटना के सहयोगी एसके राजीव ने, सुनिए। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, दही चूड़ा का आनंद लिया आपने? हाँ, बहुत अच्छा रहा विजय भाई, अच्छा काम किए, हम लोगों को दही चूड़ा खिलवाया, इतना मिठास था। दही चूड़ा में तो मिठास वैसे ही रहता है, मगर उनका जो खुद से खिलाया लोगों ने, लोगों को खुद से खिलाया, एक आदमी ने सबको, तो ये भाव कहीं मिलेगा? तो विजय भाई के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हम सब लोगों को प्रेम से दही चूड़ा खिला करके और बहुत प्यार बरसाया। रामकृपाल जी, दही चूड़ा आप खाए कि चूड़ा दही खाए? हाँ, ये बड़ा सवाल किया। गांव से हैं आप, हम दही चूड़ा खाए, चूड़ा दही में हमको समझ में आता सबको, हम दही चूड़ा खाए। दही में चूड़ा था, चूड़ा में दही नहीं था। गांव के बेटा है भाई, मुझे सिन्हा जी गांव के हैं, और भी एकदम मजबूत गांव के, शेखपुरा उस सब इलाका तो बढ़िया एकदम मजबूते ना गांव है। आपको लगता है रामकृपाल जी कि जिस तरीके से आपने दही चूड़ा खाया, बिहार की राजनीति में भी दही चूड़ा की तरह एक मिश्रण होना चाहिए और आम जनता जो है वो मिठास का आनंद ले सके? हाँ, बिल्कुल। काम के आधार पर सरकार तो दही चूड़ा खिला ही रही है और मिठास का अनुभव भी करा रही है, और भी करेगी, लगातार करते रहेगी। रामकृपाल जी, लंबे समय से मैंने आपको देखा है, जब आप लालू जी के साथ भी हुआ करते थे। सुरेंद्र यादव का एक बड़ा भलगर बयान आया है। हम कंडेम करते हैं, लोगों ने पसंद नहीं किया। जिस जाति के बल पर आपकी पार्टी और आप है, उसी को गाली दे रहे हैं अपने स्वार्थ सिद्धि नहीं होने के कारण, तो ये उचित नहीं है। रामकृपाल जी, विपक्ष को तो आप लोगों ने लगभग समाप्त ही कर दिया है बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता के बीच फिर जाएंगे, और फिर से उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है, लालू प्रसाद यादव लाठी लिए। उसको हम लोगों ने समाप्त नहीं किया, जनता ने समाप्त, जनता के चोट से, वोट के चोट से समाप्त हो गया। फिर आएंगे, फिर चोट जनता का मिलेगा वोट के माध्यम से, तो समाप्त है, समाप्त हो ही जाएंगे। उन्होंने एक तस्वीर जारी की है कि भाई हम लालू जी के बेटे हैं, हम डरने वाले और हारने वाले हैं नहीं। तो मत डरे, नहीं हारे, लगे रहें, हार का सामना करते रहे। प्रताप के यहाँ जाएंगे कल? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल जी हैं, और कहते हैं कि विपक्ष को जनता ने समाप्त कर दिया है और तेजस्वी यादव लाठी लेकर के जनता के बीच जाएं,
या फिर ऐसे भी जाएं, जनता फिर से तेजस्वी और लालू को बिहार की सत्ता में वापस लाने वाली नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ एसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में पुलिस और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में जीएसटी चोरी से जुड़े एक संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है। इस दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 1 लैपटॉप बरामद किया गया है। मामले की शुरुआत 27 अगस्त 2025 को राज्य कर विभाग के अधिकारी परितोष कुमार मिश्रा की तहरीर पर हुई, जिसके बाद विस्तृत जांच की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी फर्मे बनाकर जल्दी दस्तावेजों के माध्यम से करोड़ों रुपए की बोगस जीएसटी बिलिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर 12 जनवरी 2026 को शालीमार गार्डन क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी आधार और पैन कार्ड के दुरुपयोग, बोगस बिलिंग और कमीशनखोरी में संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और आगे की विधिवत कार्रवाई भी जारी है। इस बड़े जीएसटी चोरी के खुलासे से प्रशासनिक महकमे में भी हड़कंप मच गया है। देखिए, थाना सदर बाजार पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि थाना सदर बाजार में मुकदमा संख्या 420/25 पंजीकृत करवाया गया था, जो कि वादी जिसमें थे परितोष कुमार मिश्रा जी हैं, आयुक्त सर राज्य कर अधिकारी हैं। इनके द्वारा जीएसटी चोरी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में थाना सदर बाजार टीम और यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के चलते हुए 2 इसमें वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और जिनका गिरफ्तार किए गए जो 2 अभियुक्त, उनका नाम है मोहम्मद सादाब पुत्र भूरे खान, निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद, और दूसरा जो व्यक्ति है मोहम्मद आलम पुत्र मोहम्मद रफीक, ये भी लोनी गाजियाबाद का निवासी। इन दोनों व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा फर्जी जीएसटी फर्म बना के और फर्जी बिलिंग तैयार किया जाता था। इन फर्जी बिलों को ये बेचकर उसमें फिर फर्जी तरीके से जीएसटी इनपुट क्रेडिट का यूज करते हुए गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो चोरी करते थे। इसके संबंध में जो कई थाना सदर बाजार में मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और इस पे हाई लेवल की एसआईटी की जांच भी कर रही है। तो ये इन दोनों की गिरफ्तारी इस जीएसटी चोरी के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की तरफ से मिली है। यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया ने हिंदू जन जागरण अभियान के तहत बड़ा बयान देते हुए शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग की है। परशुरामपुरी पहुंचे प्रवीण तोगाड़िया का हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का भव्य निर्माण पूरा हो चुका है और अब हिंदुओं को सबल, सक्षम और सुरक्षित बनाने का समय आ गया है। अब हिंदू ही आगे का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां हर मंगलवार और हर शनिवार को पाठ के माध्यम से हिंदू एकत्रीकरण और जन जागरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके जरिए 1 करोड़ हिंदुओं को संगठित कर सुरक्षा और सशक्तिकरण की रणनीति पर काम किया जाएगा। खास बातचीत में डॉक्टर तोगाड़िया ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने पर सरकार का आभार जताया और कहा कि अब शाहजहांपुर का नाम भी बदला जाना चाहिए। हिंदुओं पर अत्याचार चिंताजनक, दुख की बात है। दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। भारत सरकार को दबाव बनाना चाहिए। भारत से ही चावल, नमक, गंगा, ब्रह्मपुत्र का पानी वहां जा रहा है। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र भाई, अमित भाई दबाव बनाकर बांग्लादेश की हिंदुओं की सुरक्षा करें। वह करेंगे, ऐसा मेरा उन पर विश्वास है। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 5 में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब नारायण शुक्ला धाम के शिविर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि शिविर में लगे 15 टेंट और आसपास की दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त शिविर में करीब 50 से अधिक कल्पवासी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते सभी गेटों से बाहर निकालकर अपनी जान बचाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अनुसार आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी श्रद्धालु हताहत नहीं हुआ है और सभी सुरक्षित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हत्याओं की खबरों के बीच महाराष्ट्र के नाला सुपारा स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बांग्लादेश का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया।
जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। सूचना मिलते ही हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता पुलिस के साथ स्कूल पहुंचे और झंडा तत्काल हटवाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संबंधित स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। सूरत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सूरत क्राइम ब्रांच ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक के इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई बड़े मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं। जानकारी के अनुसार कंबोडिया और नेपाल से संचालित यह गैंग सूरत में कपड़ा व्यापार की आड़ में सक्रिय था। वैसू इलाके में कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 44 बैंक अकाउंट्स बरामद हुए हैं, जिनमें से NCCRP पोर्टल पर जांच करने के देश के अलग अलग राज्यों से 6040 ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज पाई गई है। अब तक की जांच में 940 मामलों में से 750 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर फ्रॉड पुष्टि हुआ है और अनुमान है कि पूरे रैकेट से जुड़ा फ्रॉड 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी की रकम NGO के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही थी, जिसके डायरेक्टर और अन्य आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। सूरत क्राइम ब्रांच ने कहा कि राजस्थान, नेपाल, कंबोडिया से जुड़े मास्टरमाइंड की तलाश भी जारी है और सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से 7 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है। क्राइम के मूल अकाउंट के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा, DGP श्री द्वारा और सूरत पुलिस कमिश्नर साहब द्वारा एक ड्राइव का आयोजन किया गया था। उसके अंतर्गत सूरत पुलिस मूल अकाउंट होल्डर को ढूंढ के साइबर क्राइम माफियाओं के खिलाफ एक सख्त कार्यवाही कर रही है। इसके अन्वय सूरत क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर SN परमार और उनकी टीम के PSI पुवार और मीर को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मूल राजस्थान सुजानगढ़ के रहने वाले मुकेश स्वामी, बाबू जगुराम काबेर, जो दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और अभी सूरत में सावरिया क्रिएशन ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े की आड़ में एक साइबर क्राइम का बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। इस अंतर्गत सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको दोनों को ला के पूछताछ चालू की तो इनके पास से 44 बैंक अकाउंट्स की अलग अलग इनके मोबाइल से डिटेल मिली, जिसपे प्राइमरी देखने पे 6000 से ज्यादा NCCRP पोर्टल फॉर कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, जिनमें अभी तक हमने 940 से 950 जितनी फरियाद वेरीफाई की तो उनका फिगर 750 करोड़ से ज्यादा का साइबर फ्रॉड हमें मिल चुका है। इन दोनों की पूछताछ में एक विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन NGO का सूरत का नाम है, जो 2024 में इन लोगों ने खोली थी और इसके जो 2 डायरेक्टर है मितेश पाटिल और आशीष दलजीत शर्मा, इन दोनों को भी अरेस्ट किया गया। इनकी भी पूछताछ चालू है। ये 4 और इनके साथ एक वांटेड आरोपी है दिनेश केलका। ये सब 5 लोगों ने मिलकर नवंबर 2024 में ये विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन एक NGO खोला गया था, जिसका पर्पस था एजुकेशन के लिए और ये लोग उसकी आड़ में साइबर फ्रॉड कर रहे थे। विद्या प्रदान धर्मा फाउंडेशन के 20 से ज्यादा करंट अकाउंट अलग अलग बैंकों में पाया गया है और उनकी पूछताछ इस बारे में चालू है। साइबर लोक निर्माण विभाग यानी PWD में फैले भ्रष्टाचार पर एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान और पेंशन के नाम पर रिश्वत मांग रहे लोक निर्माण विभाग के बाबू को एंटी करप्शन टीम ने 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित ने बताया कि वह कर्ज लेकर रिश्वत की रकम देने आया था। झांसी में लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड 3 में तैनात बाबू संतोष कुमार निरंजन ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी घनश्याम के फंड आदि का लगभग 16 से 17 लाख रुपए भुगतान कराने व पेंशन शुरू कराने के एवज में कर्मचारी के पुत्र से 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। बाद में 20,000 पहले और 20,000 बाद में देना तय हुआ। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग झांसी में दर्ज कराई और बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई गई, जिसके चलते आज एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को कार्यालय परिसर में 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सर, हमारे पिताजी 2025 31 अक्टूबर को रिटायर हुए। लोक निर्माण विभाग 3 PWD। उसके बाद सर तब हमने कहा पैसा नहीं आ रहा। पिताजी बोले बेटा ज़रूरत है इलाज के लिए, तो हम इनके बाबूजी के पास आए। कहीं हमारे वो बाबूजी हैं तो उनको लेके आए, दवा खिला के ठीक ठाक हो गए थे। तो बोले बाबूजी हैं इनसे बात कर लो। तो हमने इनसे बाबूजी से पैर छुए, फिर मिले इनसे। हमने सर बताओ इनका काम अभी तो पैसा नहीं मिले सर। तो बोले यार पता नहीं है यहाँ पैसा लगता है। हमने साहब हमें पता तो नहीं है पैसा लगता है। बोले DM ना सब पैसा लेते हैं। हमने ठीक है, मतलब रिश्वत के पैसा मतलब जो एक्स्ट्रा पैम पे खर्चा के लिए लगेंगे। तो हम
सर उनका जो पीएफ वगैरह का पैसा है वो मिलता है सर, फंड होता है जो। अब सर हम तो इनसे पूछा लेकिन अभी भी नहीं बता रहे हैं कि कितना पैसा मिलता, लेकिन एक जो उनके साथ वाले चच्चा रिटायर हुए थे 20 लाख के आसपास मिला था उन्हें 2 साल पहले, तो हमने इतना मिलेगा तो सर अभी 5,90,000 के आसपास हुआ। अब सर वो पूरा तो बता दें, हम आना को 17-18 लाख तो माने लो। हाँ उन्होंने कहा था 20-22 के आसपास बनेगा आपका। उसके बाद में पहले तो 3% मांग रहे थे, फिर वो पूरा ठेका कर लिया था हमने, हाथ पैर जोड़े तो बोले 40-50 हज़ार रुपये तो लगेंगे ही। तो हमने साहब हम 10-20 हज़ार दे देंगे आपका, हो तो वो नहीं बोले इतने में नहीं। फिर हम एक आज सर देख रहे हो 3 महीना हो गया, फिर हम दोबारा 3 बार 4 बार गए, तो अभी हम उनसे मिले 4-5 दिन पहले, फिर उनके हाथ पैर जोड़े तो बोले ठीक है एक काम करो तुम 40,000 रुपये तो लगेंगे ही। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।